हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दो महान लोगों की कहानी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये दो महान इंसान भारत में पैदा हुए थे और हमारे देश का सौभाग्य है कि ये इन दोनों महान इंसानों ने हमारे देश में जन्म लिया और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है, आप सब जानते हैं, हमारे सबसे प्रिय साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। और दूसरा व्यक्ति जो है वो इस कोरोना वायरस के दौर पे आप लोग जानते होंगे क्योंकि टीवी में सीरियल्स आना शुरू हो गया है, वो है गंगापुत्र देवव्रत या पितामह भीष्म। ये महाभारत का कैरेक्टर है दोस्तों। तो इन दोनों इंसानों में बहुत ज़्यादा समांतर है। वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अगर इनके बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो ये सुनिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दरअसल दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का जो इतिहास है वो केवल कुछ महान लोगों का इतिहास रहा है और यही रहा है हमेशा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई महान लोगों ने जन्म लिया है। ये हमारे देश का सौभाग्य है। ठीक है, तो पहले हम भीष्म से स्टार्ट करते हैं। तो भीष्म ये कौन थे? भीष्म गंगा माँ और राजा शांतनु के 8वें बच्चे थे और राजा शांतनु भारत के राजा थे उस दौर। ठीक है, वो युवराज भी घोषित हो गए थे, पर उसी दौरान उनके पिता राजा शांतनु को किसी से प्रेम हो गया और उनसे शादी करना चाहते थे और उनके पिता ने इस शादी के लिए लगभग मान गए, पर उनका एक कंडीशन था कि उनकी बेटी से होने वाला बच्चा ही युवराज होगा। पर राजा ने अपने बेटे भीष्म को युवराज घोषित कर दिया था, इसलिए वो ये उनका हक छीनकर अपने दूसरे बच्चे को नहीं दे सकते थे। तो और इसी वजह से उन राजा ने खुद उस शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया और वो दुखी भी हो क्योंकि वो शादी करना चाहते थे। भीष्म को ये बात समझ में आई तो भीष्म ने पूछताछ किया और उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है। तो उस कन्या के पिता से खुद मिलने गए और कहे कि आपने गलत इंसान से ये बात कही है, ये अधिकार तो वो मुझे दे चुके हैं, तो मैं अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके ये आपको वचन देता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी जीऊँगा, वंशहीन जीऊँगा और वंशहीन ही मरूँगा और आपके बेटी से होने वाला जो पुत्र है वही राजा बनेगा और मैं उसकी रक्षा भी करूँगा। अब देखिए, ये जो त्याग है, ये जो बलिदान जो भीष्म ने किया है, ये अगर आप देखा जाए तो केवल अपने पिता के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए किया है, क्योंकि वो खुद जानते थे कि अगर राष्ट्र को सुखी रखना है तो राजा का सुखी होना, राजा का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बलिदान देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्र के लिए किया था। भीष्म भी किसी से जो थे धनुष विद्या में किसी से कम नहीं थे और वो उनके वक्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और कहानी के हिसाब से ऐसा भी माना जाता है कि वो अर्जुन से भी बेहतर थे। पर क्योंकि वो कौरवों की सेना में थे, उन्होंने अपने भाग्य, पराजय और मृत्यु को स्वीकार किया और पांडवों को जीतने दिया
ये भी बलिदान उन्होंने राष्ट्र के हित में किया, क्योंकि उनको पता था कि राष्ट्र की भलाई पांडवों की विजय में है। वो अपने कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति थे, बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन को मानने वाले, बहुत ही कठोरता से अनुशासन को मानते थे। और उनका जो वैल्यूज़ था, हम अगर आज के भाषा में बोले तो उनका जो मॉरल्स था, उनके जो वैल्यूज़ था, वो बहुत ही ऊंचा था। वो पांडवों के पिता और कौरवों के पिता, और जो उनके जो कौरवों के जो काउंसलर है और मंत्री जो विदुर, इन तीनों के गुरु भी थे, मतलब टीचर भी थे। टीचर का रोल भी उन्होंने प्ले किया है। उनके पास ब्रह्मास्त्र भी था जो शंकर भगवान से उनको मिला था। उनको कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने उनका वध कर दिया, और उसमें भी उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दी कि नहीं, आप लोग जीतिए क्योंकि आप ही सही है। वो केवल अपने राष्ट्र के हित में ही सोचते थे, राष्ट्र के बारे में ही सोचते थे, और राष्ट्र के हित में काम करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने रणभूमि में स्वयं अपने प्राण त्यागे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो जिनके पक्ष से लड़ रहे हैं वो धर्म उनके पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने अपनी जीवन त्याग दी कुरुक्षेत्र में, खुद को हटा दिया रास्ते से। ऐसे सेल्फलेस इंसान थे पितामह भीष्म। अब हम हमारे फेवरेट साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक साधारण से एकदम लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा हुए, रामेश्वरम तमिलनाडु में। हालांकि एक गरीब परिवार में पैदा हुए, पर उनका एस्पिरेशन हमेशा बड़ा था, ना कि खुद के लिए पर राष्ट्र के लिए भी। फिज़िक्स में ग्रेजुएट हुए 1954 में, पर फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि उनको इंजीनियरिंग करना चाहिए था। तो इस महान इंसान ने क्या किया, इन्होंने फिर पढ़ाई शुरू की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और 12वीं पास लोगों के साथ जाकर इंजीनियरिंग क्लास में बैठे 24-25 साल की आयु में, और 29 साल की उम्र में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। जी हाँ दोस्तों, 29 की एज में उन्होंने दोबारा इंजीनियरिंग क्लियर किया। ये सबक ही सबके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए कि जब भी आपको लगता है कि अब लेट हो गया है, तो ऐसा मत सोचिए, अब्दुल कलाम से इंस्पिरेशन लीजिए। आप अपना जीवन किसी भी आयु में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना सोचिए कि जो बीत गया है उससे तो आप बदल नहीं सकते, पर अब से लेके आगे की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी अगर आज अपने उस चेंज को अपने अंदर, अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट किया। तो उस बदलाव को अगर अपने जीवन में आपने आज लेकर आए, तो अब से लेकर लास्ट तक आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। आज से लेके आपके मृत्यु तक, अंत तक अच्छा जीवन आप जिएंगे। तो कभी निराश ना होइए और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो बात करते हैं अब्दुल कलाम जी के बारे में। भीष्म की तरह वो भी अपनी मातृभूमि के लिए ही जीना चाहते थे, वो भी लड़ना चाहते थे। दरअसल वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे दोस्तों। उनका ड्रीम था कि एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, पर वो ड्रीम बहुत ही बारीकी से उनका वो चूक गया। पर उनको क्या पता था कि वो कितने बड़े बड़े काम करेंगे अपने देश के लिए उसके बाद में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 29 की एज में पूरी करने के बाद उन्होंने 1960 में
DRDO ज्वाइन किया दोस्तों। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट के एज ए साइंटिस्ट के पोस्ट पे। वहाँ पर उनको टीम लीडर बनाया गया था, जहाँ पर इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो जिसने रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में छोड़ा था, उस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने ही एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। उन्होंने काफ़ी सारे मिसाइल्स जो बने हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर कहिए या डायरेक्टर कहिए या जो हेड कहिए, जो सुपरवाइज़र थे, तो कई मिसाइल्स डेवलपमेंट जब हो रहे थे तो उनके वन ऑफ द सुपरवाइजर्स थे अब्दुल कलाम जी। जैसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे अग्नि, पृथ्वी मिसाइल्स, ये सब के जो सुपरवाइज़र थे, एक वन ऑफ द सुपरवाइजर्स आप बोल सकते हैं, जहाँ उनके देख रेख में हुआ है ये सारे डेवलपमेंट। फिर वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र बने टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ DRDO 1992 से 1999 तक। और इसी टर्म के बीच में पोखरण-2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बनी एंड लोग उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलने लगे। फिर वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने और ऑफिस में रहे फ्रॉम 25 जुलाई 2002 टू 25 जुलाई 2007। देखिए, ये जो कनेक्शन है, डिफेंस में ही इन्वॉल्व थे अब्दुल कलाम जी, और डिफेंस में ही इन्वॉल्व थे पितामह भीष्म उस समय। जैसे न्यूक्लियर मिसाइल जो एक आज इस किसी भी कंट्री के जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, डिफेंस की जो क्षमता है, उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सराहा जाता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उसी तरह उसके हेड रहना मेरे हिसाब से डिफेंस के हेड रहने के बराबर है। तो वैसा अब्दुल कलाम जी उसके हेड थे, और पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे और उनकी सेना के तो एक कोरिलेशन है। अब्दुल कलाम जी भी टीचर थे, प्रोफेसर थे, बहुत सारे कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी थे। जैसे मैंने बताया आपको कि पितामह भीष्म भी टीचर थे 3 लोगों के लिए, पांडु के लिए, धृतराष्ट्र के लिए और विदुर के लिए। अब्दुल कलाम जी ने कई सारी किताबें लिखी हैं साइंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे और उनके जीवन के काम पर। बच्चों के लिए सबसे अच्छी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ किताब है। अगर आप अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो उनको वो किताब दीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है। बहुत केवल थोड़ा सेल्फलेस बनने के लिए, थोड़ा राष्ट्र के हित में सोचने के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। बच्चों को बचपन से ही थोड़ा सेल्फलेस एंड थोड़ा पेट्रियोटिक और एक विजनरी बनने के लिए। देखिए, आपका जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, अगर विजन नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी किताब है, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को दिलाइए। पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे। अब्दुल कलाम जी भी ब्रह्मचारी थे। अब्दुल कलाम जी प्योर वेजिटेरियन थे और अहिंसा में मानते थे, नॉन वायलेंस में मानते थे। देखिए, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं बल्कि अहिंसा में मानते थे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के बावजूद वो नॉन वायलेंस में मानते थे, और उसी चीज़ को बताने के लिए कि वो नॉन वायलेंस में मानते हैं, खुद स्वयं प्योर वेजिटेरियन भी थे। तो उनका वर्ड्स और उनका एक्शन एक ही था। इंस्पायरिंग बातें करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे,
कई अच्छी चीज़ें बताते थे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते थे, उनको बड़े विजन रखने के लिए बोलते थे, ना कि खुद के लिए पर देश के लिए भी। उनका जो टीचिंग के प्रति उनका जो स्नेह है वो तो सबको पता ही है। और उनसे जब पूछा गया अब्दुल कलाम जी से कि आप क्या चाहते हैं कि किस तरह आपको लोग याद रखिए, तो उन्होंने कहा कि टीचर टू द एंड, अंत तक जो टीचर था। जैसे वो अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे तो गार्डनिंग भी करते थे, वहाँ पे उनको वहाँ का गार्डन अच्छा लगता था। एक एक योगी की तरह जीते थे दोस्तों, एक योगी की तरह जीते थे और सिर्फ राष्ट्र के हित में सोचते थे। उनके जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो उनकी वाणी में, उनके उनके वार्तालाप में, उनके उनके कर्म में, उनके लिखी हुई चीज़ों में और उनके टीचिंग में दिखाई पड़ता है। और जब आप महाभारत देखेंगे तो आपको लगेगा कि पितामह भीष्म की तरह ही वो जी रहे हैं। पितामह भीष्म भी अपने लाइफ को पूरा राष्ट्र के हित में जीते थे। अब्दुल कलाम जी ने भी पूरे अपने लाइफ को राष्ट्र के हित में जीता। अब्दुल कलाम जी निस्संदेह ही पितामह भीष्म है आधुनिक काल के। और केवल अब्दुल कलाम जी ही है जो ये कंपैरिजन डिजर्व करते हैं दोस्तों। दोबारा सुनिए, पितामह भीष्म के साथ बहुत पॉलिटिशियंस और बहुत से मॉरली उतने अच्छे नहीं, मतलब थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड वाले लोगों का कंपैरिजन हुआ है। मैं समझता हूँ कि केवल अब्दुल कलाम जी का ही कंपैरिजन हो सकता है पितामह भीष्म के साथ, या पितामह भीष्म का कंपैरिजन केवल अब्दुल कलाम जी के साथ ही करना चाहिए। और वही केवल डिज़र्व करते हैं कंपैरिजन, क्योंकि उन्होंने केवल वही हैं जो अपना लाइफ और अपना चरित्र को उतना ऊंचा रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये भारत का सौभाग्य रहा है कि भारत को ऐसे दो महान सेल्फलेस पेट्रियोटिक बेटे मिले, अब्दुल कलाम जी और पितामह भीष्म। तो मैं उन दोनों महान आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।